पर मचे घमासान पर और बैठकों और मान मनोबल की सियासत की। साथ ही बात राघोपुर के सियासी रण की भी करेंगे। यहां से पीके पलायन और महागठबंधन के किसी और दल के नेता की गैर मौजूदगी की भी बात करेंगे। बिहार चुनाव में जेडीयू की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कल बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद आज जेडीयू ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जेडीयू की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। 6 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिला है। अनंत सिंह समेत 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। अनुसूचित जाति के 10 कैंडिडेट को उतारा गया है। वहीं 4 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। जेडीयू ने चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं। 18 विधायकों को रिपीट किया गया है तो 2 विधायकों का टिकट काटा गया है। इनमें करा से आदित्य कुमार और बरभीगा से सुदर्शन कुमार का टिकट कट गया है। इस लिस्ट के आने के बाद एनडीए के अंदर कुछ सीटों पर टकराव की भी खबर है। जेडीयू ने चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं। सोनबरसा से रत्नेश सदा, मोरवा से विद्यासागर निषाद, एकमा से धूमल सिंह और राजगीर से कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ सोनबरसा, एकमा, राजगीर और हिलसा सीट चर्चा में आ गई है। इन पर जेडीयू उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। सूत्र के मुताबिक ये सीटें पहले एलजेपी-आर के खाते में चली गई थी। अब इन सीटों के बदले चिराग पासवान की पार्टी को दूसरी सीटें दी जानी हैं। एनडीए में टकराव महुआ सीट को लेकर भी सामने आ रहा है। इस सीट के नहीं मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने जो बयान दिया उससे उनकी नाखुशी साफ जाहिर होती है। जो भी नेता आए थे, सम्राट जी थे, नित्यानंद जी थे, उन लोगों से आपने पूछा, सम्राट जी थे, नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। देखिए, This time nothing is well in NDA. Thank you. हालांकि अमित शाह और नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद उनकी नाराजगी कम होती दिख रही है। बैठक के बाद देखिए कुशवाहा ने क्या कहा। हमने पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है, और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ, और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। महुआ सीट मिल गई है। अब उस तरह की घोषणा तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन उस विषय पर विमर्श हुआ। हालांकि अब खबर यह आ रही है कि महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलेगी। इसके बदले एनडीए में कोई और सीट उन्हें दी जा सकती है। इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में पटना में होगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जाने माने पत्रकार समीर चौगांवकर जी हैं, मेरे साथ राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मेरे साथ जीएम शाहीन जी हैं, नेता हैं जेडीयू के, और अरुण कुमार यादव जी हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। समीर जी, आपको क्या लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह जी से मिले, जिस तरीके से वो कल ट्वीट कर रहे थे, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई 2 सीटों पर जो गया कि है वहां पर मैं अपने कैंडिडेट उतारूंगा, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं मन के अंदर टीज बनी हुई है सीटों को लेकर। और मुझे लगता है, लेकिन जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाकर वहां भेजा गया, जिस तरीके से वहां पर CR पाटिल सह प्रभारी बनाकर भेजेगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहां से प्रभारी बनाकर गए थे, वहां पर विनोद तावड़े संगठन के जो प्रभारी वहां पर लगातार थे, तो इतने लंबी बैठकों के बाद और जब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर लड़ेगी, चिराग पासवान को उनको 19 से ज्यादा
दूसरे लोगों की उम्मीदों से ज़्यादा 29 सीटें दे दी गई और दोनों को 6 सीटें दे दी गई, उपेंद्र कुशवाहा को और मांझी को। तो मुझे लग रहा है उस समय ये सब चर्चा जब हो चुकी थी तो ये चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आना चाहिए थी। जब आपको सब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है उसके बाद इस तरीके से आ रहा है कि कल नीतीश कुमार ने नाराजगी संजय झा पर जाहिर की थी कि भाई हमारी जो जीती हुई सीटें वो कैसे चिराग पासवान को दे दी गई है, उसके बाद कुछ सीटों की अदला बदली हुई है। तो मुझे लग रहा है निश्चित रूप से एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी ने हैंडल किया और जिस तरीके से अब सहमति बन गई है, अब सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार जारी कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीट कर दी है, 57 जेडीयू ने कर दिए, चिराग ने कर दिया है। तो मुझे लग रहा है अंत भला तो सब भला, अब सब ऑल इज वेल, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मुझे लग रहा है कि इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नजर आ रही है। आपको बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन अगर जीतन राम मांझी 2 कैंडिडेट उतारते हैं, अगर अभी तक चिराग पासवान कह रहे हैं उन्होंने 6 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं, बाकी की सीटें उनकी बाकी हैं 23 सीटें उस हिसाब से अगर देखा जाए। इसके अलावा जेडीयू के कैंडिडेट भी बाकी हैं। जेडीयू ने उन 4 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए जिन पर चिराग पासवान की दावेदारी थी। इन तमाम कंफ्यूजन के कारण क्या रहे? आपने कहा कि ये कारण उन नेताओं के कारण चलते क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो 2010 के अंदर भी बिहार के प्रभारी थे और बिहार के नेताओं को, बिहार के कार्यकर्ताओं को, बिहार के कैडर को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी पुराने सहयोगी रहे हैं, जीतन राम मांझी भी पुराने सहयोगी रहे हैं। क्या आपको लगता है चिराग पासवान को जरूरत से ज्यादा भाव दे दिया गया? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो बड़ी परेशानी जीतन राम मांझी के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए रही है कि चिराग पासवान को सबसे बड़ा नेता आप लोगों ने दलितों का भी मान लिया है और 29 सीटें जिस तरीके से दी है, मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो वो कहा जाता है ना कि एक को चटाई पे बिठा दिया और एक को आपने चारपाई पे बिठा दिया है। तो सीधे 29 सीटें देना, तो मुझे लग रहा है कि मांझी को लग रहा होगा कि भाई मैं बिहार का पहले मुख्यमंत्री रह चुका हूं और मेरा भी दलितों मुसर में अच्छा वोट बैंक है, मैं भी कैबिनेट मंत्री हूं और मुझे सिर्फ 6 सीटें दे रहे हो, जबकि मैं कह रहा हूं कि मुझे 7 से 8 सीटें दी जाए कि मुझे राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिल जाए। अब उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनको भी 11 सीटें मिले। भाई आपको काराकाट से टिकट दिया, आप चुनाव हार जाते हो, आज आपके पास न एक सांसद है न आपके पास विधायक है। भारतीय जनता पार्टी आपको कुशवाहा को नेता मानकर आपको 6 सीटें दे रही है, राज्यसभा पार्टी ने आपको चुनाव हारने के बाद ही भेजा। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को समझना चाहिए कि आज उनकी जो राजनीतिक स्थिति है, जो उनको जो कद मिला हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के कारण मिला हुआ है। बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के उनका राजनीतिक जो मुझे लगता है जो कद मिला हुआ है, आज कैबिनेट में आप मंत्री हो, आपके बेटे जीतन राम मांझी के जेडीयू में के अंदर मंत्री है, चिराग पासवान आज केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो मुझे 5 सीटें आपको लोकसभा में दी, 5 आप जीते हो, तो मुझे लगता है कि धैर्य रखना चाहिए। 29 सीटें बहुत दी है, 6 सीटें दी और अगर सरकार आएगी तो बाकी फिर देखा जाएगा कि आगे कैसे एडजस्ट करना है, एमएलसी बनाया जा सकता है, तमाम तरह की चीजें होंगी। मुझे लगता है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो बहुत बेहतर किया है और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी गठबंधन का सहयोगी उनसे नाराज होकर छूटकर नहीं गया है, सबको मना लिया है। ठीक है, अब सबको लगता है कि भाई मुझे ज्यादा सीटें मिले, लेकिन आपको 243 सीटें ही उसमें एडजस्ट करना है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, इतना बड़ा दल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटें ली है। आज अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के भी सीटें कम हुई है। सबसे कम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, काफी कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ये भी समझना चाहिए सहयोगी दलों को, और मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो सत्ता में आएंगे। मिलके चुनाव लड़ेंगे तो सत्ता में आएंगे, यही मूल मंत्र है। क्योंकि अगर देखा जाए अकेले अकेले चिराग पासवान भी पिछली बार चुनाव लड़ चुके थे, 134 सीटों के आसपास उन्होंने चुनाव लड़ा था, मात्र 1 सीटें जीते थे। हरवा जरूर दिया था लेकिन खुद जीत कर नहीं आ पाए थे। ऐसे ही जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को भी अपनी राजनीतिक हैसियत समझनी चाहिए। लेकिन राहुल आनंद, आपको क्या लगता है, बीजेपी के ऊपर था पूरे टिकट बंटवारे का हिसाब, आपको कहां लगता है ये हिसाब कहां गड़बड़ा गया? दीपक भाई, हमारा फोकस बिहार के लोगों के विकास और रोजगार पर है। एनडीए के सब साथी मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अभी जैसे कि राजनीतिक विश्लेषक ने बहुत अच्छी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है। कुछ तकनीकी मुद्दे समय समय पर उठते रहते हैं जो जायज है, जो गठबंधन का एक व्यवहारिक सा स्वरूप कहा जा सकता है, लेकिन नेतृत्व सक्रियता से उसे सुलझा रहा है, जिसकी वजह से जो भी बयानबाजी मीडिया के अंदर देखी जा रही है, थोड़ी देर बाद उस सब पे लगाम लग जाएगा। बीजेपी गठबंधन के संकल्प और जनता हित की प्राथमिकता पर पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, सूरज बदलना हमारा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है किसी भी तरह से बिहार का विकास करना और बिहार को विकसित राज्य का दर्जा दिलाना। अगर बात करें कोई भी असहमति अस्थायी रूप से है, एनडीए ने सीट बंटवारा पारदर्शिता से किया है और हमने आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है वो सबके साथ मिलकर चलेंगे। एक पुरानी कहावत है ना कि चलेंगे साथ मिलकर, चलेंगे साथ लेकर, हम उसी पे हैं। बिहार की जनता की विकास और स्थिरता
बिहार की जनता चाहती है, राजनीति नहीं। जिन लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया है, विपक्ष के वो सहायक सिद्ध हो सकते हैं आने वाले समय में। एक बात दीपक भाई और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी बातें चल रही है वो एक ओपन फॉर्मेट पे और एक चारों लोग, पांचों लोग आपस में बैठकर बातों को कर रहे हैं और सिंबल में बांटी जा रही है। लेकिन महागठबंधन के अगर दौर में देखा जाए तो पिताजी सिंबल देते हैं, बेटा सुबह में उसको वापस ले लेता है। इस तरह की चीजें हैं। और राहुल गांधी जी जब दिल्ली को कूच किए थे, वहां कयास लगाई जा रही थी कि बातें सब सफल होंगी, बातें कर कर लौटेंगे, लेकिन वो खाली हाथ लौटे। एक कहावत है हमारे बिहार में कि दुब्बे गए थे, चौबे गए थे छब्बे बनने और दुब्बे बन के चले आए। शायद तेजस्वी यादव जी उसी तरह का प्रतीत होते नजर आ रहे हैं। आज वो नामांकन करने गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस उनका साथ नहीं दिया है। यानी कि जनता भी जानती है कि शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से कोई अगर वापस होने वाला है तो वो एनडीए की सरकार वापस होने वाली है। विपक्ष, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि गड़बड़ी कहां हुई टिकट बंटवारे में। आप राहुल जी उस सवाल पर गए नहीं, आपने दाएं बाएं की हर बात कर ली। बताइए टिकट बंटवारे में गड़बड़ी कहां हुई और ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? दीपक जी, जो टिकट बंटवारे को लेकर जो बातें चल रही थी, जो आपसी मतभेद जो बताने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें से चिराग जी को जो सीटें मिली थी, बीजेपी को सीटें मिली थी, जेडीयू को मिली थी, हमको मिली थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी जब उसके बाद जो फाइनल रूपरेखा देना था वो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही देना था। और माननीय नीतीश जी ने अगर कहीं कोई नाराजगी शो की थी तो उनका यही कहना था कि हमारी कोई पारंपरिक सीट है तो उसको हमें दे दिया जाए और इसकी सीट की अदली बदली कर दी जाए। तो बस वही चीज हुआ है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि चिराग मान रहे कि सीट की अदला बदली हुई है, यानी कंफ्यूजन था, मान लिया आपने राहुल आनंद जी? जी दीपक जी, आपने मान लिया कि कंफ्यूजन था, सीटों की अदला बदली हुई है, नीतीश कुमार को वो सीटें दी गई जो उनका पॉकेट होल्ड था, जैसा राजगीर की सीट? देखिए, ये निश्चित रूप से दीपक भाई ये बात तो तय है और ये पब्लिक डोमेन में है कि चिराग पासवान जी जो जेडीयू का सीट मांग रहे थे, जेडीयू की आखिरी रूपरेखा तो जेडीयू के जो संरक्षक है उनको लगाना था। तो इसमें जब जेडीयू ने इस बात को क्लियर किया, उसके बाद चिराग पासवान जी भी मान गए। क्योंकि अभी चिराग पासवान जी की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जो गठबंधन को दूर कर खड़ा करता हो। चिराग पासवान जी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ चलेंगे और मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार भी बनाएंगे और नीतीश जी ही इसके नेतृत्व करता होंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य कि अर्जुन को वो दिख चुका है कि उसको निशाना कहां लगाना है और श्री कृष्ण जो है वो साथ में उस रथ को सवार होकर उसको दिशा दिखा रहे हैं। और अंत सबको पता है कि एनडीए की सरकार आनी है। लेकिन जो रुक जाइए अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, इन्होंने तो घोषणा कर दी कि एनडीए की सरकार आ रही है, जाहिर सूचना। अरुण जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए जीएम शाहीन जी के पास चलते। जीएम शाहीन जी, बीजेपी मान रही है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत थी जिसके बाद ये परिवर्तन हुआ है, यानी जो आरजेडी जेडीयू के प्रभाव वाली सीटें थी वो वापस जेडीयू को दे दी गई, वो 4 सीटें जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे। दीपक जी, कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। मैं पहले कल भी आपके प्रोग्राम में साफ कर चुका हूं, एनडीए गठबंधन दूर दूर से तक कोई वाबस्ता नहीं है महागठबंधन और कहां एनडीए गठबंधन। यहां सब चीजें मिलजुल के तय होती है। शाम को सभी टेबल पे बैठते हैं, सभी बातों का हल निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली जा रहे हो और दिल्ली में राहुल गांधी आपको नहीं मिल रहा है। ये जमीन आसमान जो है, दूर दूर तक का फर्क है। यहां जो भी काम होता है हम सब लोग मिलजुल के एक परिवार, एक घर की तरह जो फैसला होता है वो मिलजुल के, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, हम लोग एक फैमिली है। एनडीए एक फैमिली है। हमारा लक्ष्य, अरे फैमिली में भी बड़ा और छोटा होता है शाहीन साहब, ऐसा ना बोलिए। बड़ा भाई और छोटा भाई फैमिली में नहीं होगा तो बढ़ेंगे कैसे? 15 दिसंबर जुड़वा भाई में भी अंतर होता है, 1 मिनट 1.5 मिनट 60 सेकंड 70 सेकंड का। दीपक जी, 15 दिसंबर को हमने ओथ सेरेमनी में सरकार बनानी है। हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है, काम करना है, रोजगार पहुंचाना, डेवलपमेंट देखना, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली, जो सरकारों का फर्ज होता है वो निभाना। हमारा लक्ष्य जो है वो सरकार का है। हमारा लक्ष्य सीट बंटवारों का नहीं है। सीटें कौन कहां से क्या लड़ रहा है वो बात अलग चीज है। लक्ष्य ये है कि एनडीए को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और जो साथी बैठे हैं अरुण जी, इनके लिए 10-12 सीटें छोड़ देंगे विधानसभा में
ताकि ये लोग भी बैठे कहीं पर 10-12 सीटों पे। ये हमारा लक्ष्य है। हमने जो काम किया है उसके बदले वोट लेना। और हमारा अरुण जी कभी भी ये कह रहे हैं 10-12 इसको सीटें छोड़ मानिए। देंगे आपके लिए। दीपक जी, 10-12 सीटें में बैठ के आप दीपक जी, विरोध एक करते फैमिली रहिएगा, बाकी सीटें सब एनडीए लेके जाने वाली है, घोषणा हो गई है। अरुण जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारी दीपक जी, हाँ आ रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। हमारी आवाज जा रही है जी आपको? बिल्कुल जा रही है, बोलिए आप। ये तो घोषणा कर दी एनडीए के नेताओं ने कि भैया हमारी बनने वाली है सरकार। एनडीए के नेता तमाम जितने ही टेंशन में इस तरह की बातें कर रहे हैं, और एनडीए के तमाम नेताओं को, प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कुमार जी को पता है कि एनडीए की सरकार अब जाने वाली है। आप देख नहीं रहे हैं छटपटाहट? और इस तरह का एनडीए में कभी हुआ था जूतम पैजार की स्थिति? सीट बंटवारे को लेकर, फेस को लेकर हुआ था? तो आप बताइए, आप भी तो लंबे अरसे से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, चुनावी कवरेज कर रहे हैं। पर ये तो समीर जी कह रहे हैं आपकी तो सीट भी नहीं बटी अभी। उन्होंने कम से कम जूतम पैजार के बाद बांट तो ली, महागठबंधन ने तो वो भी नहीं बांटी। देखिए, महागठबंधन दलों का गठबंधन नहीं है, दिलों का गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है, मुद्दे आधारित गठबंधन है, और बहुत बड़ा परिवार है, और आंतरिक। अरे भैया बेचैन मत होइए ना भैया, समय नहीं दिए थे दीपक जी इनको क्या? बोलिए अरुण जी, बोलिए आप। शाइन जी आप उनको खत्म कर लें दीजिए पहले पूरा। तो दीपक जी, बड़ा परिवार है, 6 दलों का तो गठबंधन पहले से ही है, और कई छोटे छोटे दल संपर्क में हैं। जो भी है हम लोगों का अभी अंदर खाने में है, बाहर किसी तरह का जूतम पैजार की स्थिति नहीं है। अंदर खाने हम सहमति के साथ एक एक बिंदु पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक सीट पर उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, और साझा कॉन्फ्रेंस करके हम सारे चीज का ऐलान करेंगे। अरे साझा कॉन्फ्रेंस तो एनडीए वाले नहीं कर पाए। इनसे अरुण कुमार जी से कहिए कि भाई, समीर जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे? अरुण जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई इतना एक एक सीट पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव पहले सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करते, उसके बाद नॉमिनेशन करने चले जाते। 17 तारीख लास्ट डेट थी ना, टिकट बटा नहीं पूरा अभी, और तेजस्वी यादव जी ने नॉमिनेशन भर दिया। मुहूर्त निकला होगा ना सर? ठीक है, इस पर कहीं किसी तरह का हमारे सहयोगी दलों के मुंह से प्रतिक्रिया सुने हैं क्या? जिस तरह से सीटों का बंटवारा, अरे गए भी नहीं भाई आपके सहयोगी। जो सीएम कैंडिडेट है उसके साथ गठबंधन के बाकी नेता मौजूद ही नहीं थे। ना मुकेश सहनी मौजूद थे, ना लेफ्ट पार्टियों के नेता मौजूद थे, ना कांग्रेस के नेता मौजूद थे। दीपक जी ये जनसभा नहीं थी ना, नामांकन थी। अरे सीएम के नामांकन में तो सब जाते हैं भाई। अरुण जी, सीएम जब नामांकन करते तो जाते हैं ना एनडीए के तमाम नेता। मोदी जी करते हैं तो राहुल गांधी सीएम नहीं मान रहे, और राहुल गांधी तो सीएम मान ही नहीं रहे आपको। अच्छा एक बात बताइए दीपक जी, जनता ही जब तैयार बैठी है, बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में पहली पसंद तेजस्वी यादव जी। अब ये खटेरा सरकार को कौन झेलने वाला है? बिहार की जनता भाई, अचेत मुख्यमंत्री। आपने देखा सीट बंटवारे करके जब गया उनके चहेते नीतीश कुमार जी के, उनके पास की हुजूर ये सब सीट है। आपने देखा गुस्से में डांट पिलाई। कहा आप बताओ भाजपा के हनुमान को इतना इतना सीट कैसे दे दिया भाई? और जिस व्यक्ति ने अर्थ से फर्श पे लाया और सारा खेल, और वहीं मांझी जी ने कहा कि नीतीश जी का तो गुस्सा जायज है, और हम भी अब 2 सीट पर उतारेंगे जो घोषित सीट है एनडीए अन्य दलों का। आपने देखा रात में कुछ कुशवाहा जी ने कहा, सुबह कुछ कहा, होली जुड़ाल नहीं है। मुकेश सहनी के गुस्से का क्या हुआ? समीर जी पूछ रहे हैं मुकेश सहनी के गुस्से का क्या? अरुण जी उसके गुस्से के बारे में भी बताइए, वो भी नाराज है। अच्छा
दीपक जी, अगर हमारे गठबंधन के अंदर कोई नाराजगी होती, देश का चैनल उछल उछल के हेडिंग सबसे पहले अधिक खबर वही चलता। मुकेश सहनी नाराज, मुकेश सहनी छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दिया, वामपंथी छोड़ दिया। चलिए 4:30 बजे हम इस पे ही पूरी बात करेंगे, क्योंकि मैंने एक एक सहयोगी का आंकड़ा निकाल के रखा है। समीर जी, मैं आपसे यहाँ समझना चाहता हूँ, रुक जाइए अरुण जी, 4:30 बजे हम इसी पर बात करेंगे। तेजस्वी के नॉमिनेशन पर बात करेंगे, उसमें संजय यादव का भी इंटरव्यू है, उसमें मीसा भारती का भी इंटरव्यू है, वो तमाम चीजें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन समीर जी, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी और जीतन राम मांझी इस तरह का नाराज जो हैं, उससे क्या एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स का पर जमीन पर कोई असर पड़ेगा, या आपको लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। देखिए, जीतन राम मांझी जी के पास भी कोई बहुत विकल्प नहीं है, रहना उनको एनडीए के साथ ही है। कैबिनेट मंत्री आप बने हुए, आपका बेटा नीतीश सरकार में मंत्री बना हुआ है, आपको मालूम है कि सरकार आएगी तो फिर आपका बेटा मंत्री बनेगा, आपको मालूम है कि आपको अभी 4 साल केंद्र में मंत्री बने रहना है, आपके पास विकल्प नहीं है। आपने नाराजगी दिखाई, पार्टी ने समझा दी कि भाई आपको जो दिया है, आपकी हैसियत के हिसाब से दिया है, आप इसे चुनाव लड़िए, और उन्होंने इस बात को मान लिया। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी ने टिकट दिया, आप लोकसभा हार जाते हो, पार्टी आपको राज्यसभा उसके बाद भी भेज देती है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। पार्टी ने आपको 6 सीटें दिए, आप चुनाव लड़िए, सरकार में आइए। ये जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा इस बात को जानते हैं, और जीतन राम मांझी भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संघ का जमीन स्तर पर जो काम है, 20 साल का जो शासन है, उसके बाद एनडीए की सरकार की वापसी तय है। तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज की, अमित शाह ने उनका सॉल्यूशन दे दिया है। सरकार बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, जो अमित शाह जी ने कहा है कि भाई इस समय कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सबको बराबर हो गया है, मिलकर चुनाव लड़िए, एनडीए चुनाव लड़ रहा है, सरकार 14 नवंबर को बनने जा रही है, उसी को दिशा में रखकर सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गए। छोटी मोटी नाराजगी थी जो सॉल्व हो गई, लेकिन सबसे बड़ी तो आप महागठबंधन में देखिए ना, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन। 4:30 बजे महागठबंधन पर ही आएंगे, और पूरा का पूरा राघोपुर से उनका नॉमिनेशन, तेजस्वी ने क्या कहा, मीसा ने क्या कहा, संजय यादव ने क्या कहा, ये बताएंगे। लेकिन खबर तो ये थी कि महुआ सीट से इसलिए जोर दे रहे थे उपेंद्र कुशवाहा कि वो अपने बेटे, शायद नाम उनका दीपक प्रकाश कुशवाहा है, उनको लड़ाना चाहते थे। निश्चित रूप से देखिए, एक मजेदार किस्सा हुआ, जब जीतन राम मांझी को सीटें दी तो जीतन राम बोले कि साहब 6 सीटों में तो एक में तो मेरी समधन टिकट ले जाएगी, एक में मेरा बेटा ले जाएगा, एक में मेरी बहू ले जाएगी, तो मेरे पास कार्यकर्ताओं के लिए सीटें कहां बच रही है। तो अब ये वही उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली, अब उपेंद्र कुशवाहा को इसके अंदर अपने भाई को एडजस्ट करना है, अपने बेटे को करना है, अपनी पत्नी को करना है, अपने रिश्तेदारों को करना है, तो ये उनका परिवार को आप एडजस्ट करो, उससे ज्यादा सीटें मिलना नहीं है। ये बात सही है कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि अब उनकी वाइफ राजनीति में टिकट मिले, उनके बेटे को मिले, और वो बेटे के लिए सुरक्षित सीट चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से वो काराकाट में चुनाव हार गए, वो नहीं चाहते कि उनके बेटे के साथ फिर कोई राजनीतिक खिलवाड़ हो और वो बेटा चुनाव हार जाए। जीतेगा तो मंत्री बनेगा नीतीश सरकार के अंदर समर्थन के दम पे, तो अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए महुआ सीट चाहते थे। अमित शाह जी ने बता दिया, सीटें जो दी गई है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अब सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपको कोई दूसरी सीट दे दिया है, महुआ जहां दी गई है वो सीट वहीं रहने वाली है। और मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा ने बाहर आकर जो बयान दिया है अमित शाह से मिलने के बाद कि भाई एनडीए एकजुट है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है उनका गुस्सा भी शांत हो गया है। राहुल आनंद जी, नीतीश कुमार की नाराजगी को शांत करने में आप सफल हुए हैं। आपने कहा कि हमने सीटें एक्सचेंज कर दी, अब तो नीतीश कुमार नाराज नहीं है ना, जैसे कल दोपहर और कल रात में थे। दीपक भाई, एनडीए में गतिशीलता चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहार में हमने गठबंधन के साथ समन्वय से काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, इसकी हम फुल गारंटी है। लेकिन यहाँ पर साथियों के साथ जो बातचीत जो एक पारदर्शी तरीके से की जा रही है, जनता के मुद्दे और विकास ही हमारी सबसे अहम प्राथमिकता है। और दीपक भाई, नीतीश जी ने भी आज जो अपनी लिस्ट को जारी किया है, उसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं जारी हुई है। और यहाँ पे अगर बात करें कि हम समझते हैं कि सीट बंटवारे में चर्चा क्यों होती है, चर्चा शायद इसलिए होती है क्योंकि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ये होता है, क्योंकि जो वहां के जो विधायक चुन के आएंगे, जो वहां के जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, तो उस जिला के उस विधानसभा से अपनी समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास आएंगे चुनकर, तो वहां पे एक अच्छी विकास की सेतु बने, इसकी तो गारंटी देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो चर्चाओं का जो अफवाह है, वो मुझे लगता है कि सिर्फ ये चर्चा का ही अफवाह रह सकेगा। जिसको काम करना है वो रन फॉर यूनिटी हो चुका है, क्योंकि आज जेडीयू ने जो अपने लिस्ट जारी किया है और उनके लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नॉमिनेशन करते जा रहे हैं, चिराग पासवान जी के लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, यानी कि रन फॉर यूनिटी का काम है और हम उसको बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं। जहां महागठबंधन में अगर देखी जाए कि
आज राघोपुर में तेजस्वी यादव जी गए, उनके साथ कोई बड़ा चेहरा गठबंधन का नहीं नजर आया। साथ ही साथ वहां पे उनके भाई उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर बाढ़ पीड़ित लोगों से मिल रहे थे और आज तेजस्वी यादव वहां जाकर नॉमिनेशन कर रहे थे। बाद में वो भी वहां से पर्चे भरने वाले थे। ऐसी चर्चाएं तमाम हो रही थी, लेकिन सब पे लगाम लगने का मतलब ये है कि ये सिर्फ दिखावा है, ये करेंगे कुछ नहीं, जनता को बस लटकाएंगे, अटकाएंगे, भटकाएंगे और करेंगे कुछ भी नहीं। जहां तक सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव जी स्वयं चले गए, लेकिन अपने टिकट जिसको बांटना था उसको बांटे भी नहीं। उसके पीछे जो पेच फंसा है, शायद आज हमारे जो साथी पैनलिस्ट है उस बातों को बहुत मजबूती के साथ नहीं रख सके, क्योंकि इनकी जो आपसी समझौते हैं वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। और एनडीए का मतलब ही होता है दीपक भाई नीतीश, एनडीए का मतलब होता है नीतीश डेवलपमेंट फॉर अलायंस। ये एनडीए का फुल फॉर्म है और हम उसके लिए तैयार हैं। नहीं, फिर से बताइए फुल फॉर्म क्या, नया फुल फॉर्म बना दिया आपने? दीपू भाई, मैंने कहा कि एनडीए का फुल फॉर्म नीतीश डेवलपमेंट फॉर अलायंस है। ओके ओके, अरुण कुमार यादव जी नीतीश सुन लिया? डेवलपमेंट फॉर अलायंस। अरुण कुमार जी देखिए, दावा कर दिया इन्होंने। ये तो कह रहे हैं कि भाई कुछ ही नहीं है महागठबंधन। कुछ लोग आपको 15 से 20 सीटें देना चाहते हैं, वहीं पर रोकना चाहते हैं। 2025 225 ये नारा भी लग रहा है अरे भैया एनडीए की तरफ से। अरे भैया, अब देखिए इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन। 225 सीट तो ये जीतने की बात कर रहे हैं, उधर 15 ही सीट बच जाता है। दीपक भाई इतना हंसी का पात्र खुद बन रहे हैं, जबकि इनको पता है, इनको पता है दीपक जी, 1990 से लेकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का अगर इतिहास आप देखेंगे, 2010 का एक चुनाव छोड़ दीजिए, तमाम विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, सबसे अधिक एमएलए राष्ट्रीय जनता दल। यही कारण तो है विश्व स्तरीय की पार्टी भाजपा कहलाती है। और 3 नंबर की पार्टी का पालकी ढोते ढोते जो है ना, ये कांधा छिल गया। कांधा छिल जिले गया की है। पार्टी का पर उनको मजा आ रहा है ढोने में, भाई क्या करें, कांधा छिला हो पर ढोने में मजा आ रहा है।